नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष हमलावर। किरेन रिजिजू ने कहा, सोरोस पर सवालों से बच रही कांग्रेस ने किया सभापति को अपमानित, माफी मांगे कांग्रेस। इंडी गठबंधन में नेतृत्व बदलने की मांग के बीच शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के बीच आज अहम मुलाकात। ममता बनर्जी की भूमिका पर चर्चा के आसार। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा वार। उनके सीएम आवास रहे आलीशान भवन का वीडियो जारी कर ऐशो आराम की दिखाई सच्चाई। कहा, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान पर लिया संज्ञान। वीएचपी के कार्यक्रम में आपत्तिजनक भाषण के बारे में हाई कोर्ट से मांगा ब्यौरा। और यूपी के हाथरस में पिकअप वैन और ट्रक की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजन और घायलों के लिए दी आर्थिक मदद की घोषणा। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष की ओर से सभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार हमलावर हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति ने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही का संचालन किया, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि विपक्ष ने सभापति का अपमान किया है। कांग्रेस सोरोस पर बुरी तरह फंस चुकी है, इसलिए सवालों से बच रही है और अपनी करतूतों को छिपाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया जा रहा है। तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हमलावर हुई है सत्ता पक्ष। किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सभापति का अपमान है और सभापति का अपमान देश का अपमान है, देश का दुर्भाग्य है, यह कहना है किरेन रिजिजू का। सोरोस मुद्दे पर कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, यह कहना है किरेन रिजिजू का। और जो सोरोस का मुद्दा है उस पर कोई जवाब ना होने की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है और सभापति का अपमान कर रही है कांग्रेस। यह बड़ी खबर आ रही है। किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन, जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी का तालमेल, आपस में जो उनके एक भारत के विरोध में काम करने का सिलसिला और गतिविधि सामने में आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच में साठगांठ रिपोर्ट सामने में आने के बाद देश के सामने में कांग्रेस के नेतृत्व माफ़ी मांगना चाहिए। देश विरोधी ताकतों के साथ तालमेल करके काम करने का जो रिपोर्ट सामने में आए हैं, उसको लेकर के पूरा देश बहुत गंभीर है, चिंतित है। उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में जो नोटिस सर्व किया है, सबसे पहले मैं उस नोटिस सर्व करने वाले 60 एमपीज जिन्होंने साइन किए हैं, उनका इस कदम को मैं खंडन करना चाहता हूं। दूसरी, हमारे पास पूरा बहुमत है, एनडीए सरकार के पास पूरा संख्या है और सदन के पूरे मेजॉरिटी मेंबर्स उपराष्ट्रपति जी को ऊपर में पूरा भरोसा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये कौन सी स्ट्रेटजी है कांग्रेस की
जब जान रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है सरकार के पास नंबर्स है, बावजूद इसके जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है और वो भी सभापति के खिलाफ, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? क्या सियासत है ये? देखिए निखिल, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी इस बात पर विचार कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया जाए या न लाया जाए, या फिर उस पर एक चर्चा करके ही छोड़ दिया जाए। सुबह तक इस बात को लेकर भ्रम थी और अलग अलग राय थी। जो इंडी गठबंधन है उसमें जैसे बाकी मुद्दों पर अलग अलग राय है, इसमें भी अलग अलग राय थी। लेकिन दोपहर में तय हुआ कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसमें 60 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। दावा जयराम रमेश की तरफ से किया गया, जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के मीडिया सेल को भी देखते हैं, और उन्होंने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि पक्षपातपूर्ण रवैया का आरोप है राज्यसभा के सभापति पर। इसको बहुत पलटवार किया है किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री है, कि दरअसल सोरोस के मामले पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी से उनके रिश्तों की बात सामने आ रही है। कांग्रेस के एक तरह से उन मुद्दों को उठाती रही है जो सोरोस से फंडेड ग्लोबल एजेंसियां उठाती रही हैं, तो एक लिंक सामने आता है। तो जब बीजेपी चर्चा चाहती है तो इस बात का पूरा जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए कांग्रेस ने अपने कुछ सहयोगी दलों के साथ इस तरह के रवैये के साथ सामने आई है। जगदीप धनखड़, उनका बहुत सम्मान है, राज्यसभा के सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, किसान परिवार से आते हैं, और इस तरह से उन पर आरोप लगाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा। देखिए, इससे इतर एक बात और देखिए, बहुमत का अगर आंकड़ा आप देखिए तो दरअसल वो एनडीए के साथ नजर आता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ आप एक संकेत देने की वजह से इस तरह के अप्रत्याशित कदम को उठाते हैं, या फिर आपका ये आरोप है कि आपको पर्याप्त मौका नहीं मिलता नेता विपक्ष को या फिर बाकी विपक्षी दलों को? ठीक है। तो अब ये क्या रणनीति हो सकती है, कांग्रेस ही बेहतर जाने। लेकिन जहां तक बहुमत का सवाल है वो एनडीए के पास नजर आता है। एनडीए के पास बहुमत नजर आता है और निश्चित तौर पर इसकी जो सियासत है उसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है, और किरण रिजिजू ने आखिर उसका जवाब भी सामने आकर दिया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर इंडी ब्लॉक से है। इंडी ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात सार्वजनिक हो चुकी है। नेतृत्व बदलने की मांग सहयोगी दलों की ओर से उठाई जा रही है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और आरजेडी, इन सभी सहयोगी दलों को अब टीएमसी ने ममता बनर्जी से उम्मीदें हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। 6 जनपद रोड के शरद पवार के आवास पर यह बैठक होने की उम्मीद है। इस बैठक में इंडी गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि खुद ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक का नेतृत्व संभालने के लिए हामी भर चुकी हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे इस पूरे मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल जी, शरद पवार साहब, ये तमाम पार्टियां इंडिया ब्लॉक परिवार का हिस्सा हैं और बिल्कुल सही बात है। देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए समय समय पर मुलाकातें और चर्चाएं होती रहती हैं। आज शाम भी ये बैठक तयशुदा है और बैठक में निश्चय ही इंडिया ब्लॉक किसके साथ आगे बढ़ेगा, भविष्य में नेतृत्व की जिम्मेदारियां किसके कंधों पे होंगी, आगे चुनाव कैसे लड़ना है, मिलकर लड़ना है, क्या करना है, इस पर भी बातचीत होगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, किस तरह से देखना चाहिए इस मुलाकात को, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरजेडी की तरफ से ये साफ हो गया था कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं नेतृत्व के मुद्दे पर। अब शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, क्या समझा जाए कि जो विपक्ष में विपक्ष का खेमा है, यानी कि इंडी गठबंधन में जो एक दूसरा खेमा है, दूसरा धड़ा मैं उसको कहूंगा, वो एक शेप लेता हुआ नजर आ रहा है? कैसे देख रहे हैं? निखिल, बिल्कुल सटीक तौर पर कहें तो इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो आज की शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात है उसके भी मायने यही कहे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो सूचना है कि रात को 8 बजे अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक शरद पवार के आवास पर मिलने वाले हैं। और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे लगातार, आपको अगर याद होगा कि सबसे पहले ममता बनर्जी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसके बाद बोला कि जो राहुल गांधी है वो उस इंडिया गठबंधन की कमान को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए टीएमसी की तौर के तरफ से वो उस गठबंधन को संभालेंगी। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के लोकसभा सांसद
कीर्ति आजाद हैं, उनका बयान आता है कि ममता दीदी इसके लिए सर्वप्रिय नेता हैं क्योंकि उनके अंदर वो एकजुट करने की क्षमता है। और उसके बाद लगातार बयानबाजी आती है। और इसमें जो आप देखिए कि आज जो है आज लालू प्रसाद यादव का एक बयान ममता जी के पक्ष में, उसके अलावा आप देखिए कि उद्धव जो गुट है शिवसेना, उनकी तरफ से भी बयान आ गया। और अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी लगभग ये मान रही है, क्योंकि शरद पवार का कहना है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में बिखराव है, ऐसे में इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। तो एक बड़ा जो गुट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको लेके विरोध कर रहा है, और जो इंडिया गठबंधन की कमान है निखिल, उसको लेके भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो ये मुलाकात है, जैसे सूत्र बता रहे हैं, इस मुलाकात में कई एजेंडे बनाए गए हैं। पहला एजेंडा तो जो है इंडिया गठबंधन की कमान को लेके है। दूसरा जो एजेंडा है कि सबको पता है कि फरवरी में लास्ट में चुनाव होने, कभी भी तारीख तय हो जा सकती है, तो इंडिया गठबंधन में किस तरह से केजरीवाल की भूमिका होगी। और दिल्ली चुनाव में, क्योंकि पिछली चुनाव में कांग्रेस से वो अलग थे, तो अलायंस के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, एक ये मुद्दा है। और तीसरा एक अहम मुद्दा जो सूत्रों ने बताया कि ईवीएम को लेकर जो है विपक्ष सवाल उठाता रहा है, तो इस बार ईवीएम के मुद्दे पे भी इन दोनों की चर्चा होनी है। तो खासी अहम चर्चा मानी जा सकती है। लेकिन सबके पीछे अगर कहें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को की जो एक्सेप्टेंस है, जो कांग्रेस की स्वीकारता है निखिल, वो कम होती नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पर वो कम होती नजर आ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है, और जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर आवाज उठ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके नीतियों पे और गठबंधन पे सवाल तो खड़े हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर नीतियों और नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी का नेतृत्व इंडी गठबंधन में संकट में है तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इससे पहले कि हम दूसरे समाचार दिखाएं आपको बुलेटिन में और बताएं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर के जो देश में बाकी जो सियासत चल रही है, दिल्ली की सियासत के और क्या कुछ है रंग, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी को लेकर बातचीत करते हुए पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सदन में हंगामा लगातार चल रहा है, सदन को स्थगित किया जा रहा है और कांग्रेस की जो नेता हैं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, वो कह रही हैं कि किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठा रही है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल हैं। बघेल साहब, प्रियंका गांधी ने जो कहा कि किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी उठा रही है इस मुद्दे को, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जिनका अभी आपने 2-3 बार नाम लिया है, उस परिवार को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें सबके सवालों के लिए तैयार रहना है, कोई भी पूछ सकता है वो तेरा कौन लगता है। बस इसका जवाब वो दे दें और सदन चलने दें। सदन में करोड़ों रुपए जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और जनता से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। लंबा आपका संसदीय अतीत रहा है, कई बार आप सांसद चुनकर आए हैं। आपको लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं पहले भी होती रही हैं और सांसदों को बोलने से रोका जाता रहा है? बिल्कुल रोका जाता रहा है। और जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और दिनों दिन लोकप्रियता हमारी वैश्विक उनकी बढ़ रही है, तब से एक बात मैंने महसूस की है कि सदन चलने की पूर्व संध्या कह लो या पूर्व सप्ताह में या उसी माह में कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कुछ ऐसी बात कह देती है
जिससे भारत की गर्मा कम होती है। सदन चलेगा तो किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। नियम और प्रक्रियाओं से सदन चलता है। बहुत शुक्रिया। केंद्रीय और केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने से 1.5 करोड़ छात्रों को सीधा लाभ होगा। आखिर क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध को सबके लिए सुलभ बनाना है। 3 वर्षों में 6,000 करोड़ के खर्च के साथ ये योजना 6,380 संस्थानों के 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में हजारों जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करेगी, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल हैं। India has been subscribing to journals through different library consortia under various ministries and departments and institutions, and also subscribe to them separately. Now, this was realized about 2 years back that this leads to overlap in the subscribed resources and inefficient utilization of the funds, as well as not having a very wide reach of the journals. ये योजना उच्च शिक्षा और शोध एवं विकास संस्थानों को एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम शोध तक सहज पहुंच प्रदान करने के लिए सब्सक्रिप्शन को केंद्रीकृत करेगी। ये क्रांतिकारी कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है, जो बहुआयामी शोध और नवाचार को बढ़ावा देगा। This is also aligned with other national initiatives like Anusandhan National Research Foundation and AI mission and so on, all the knowledge-based missions. दुनिया भर में शोध पारिस्थितिकी तंत्र ओपन एक्सेस मॉडल को अपना रहा है, जहां पारंपरिक प्रकाशक करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित शोध पर उच्च सब्सक्रिप्शन शुल्क लेते हैं। वहीं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ज्ञान की समान पहुंच सुनिश्चित करके इस असमानता को समाप्त करने का प्रयास करती है। We are expanding this access to our state public universities and other universities who do not have any budget to subscribe to these journals. So it is available to all the readers, particularly state public universities who earlier did not have funds, or affiliated colleges who did not have funds to subscribe to this. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत के शैक्षणिक समुदाय को नवाचार, सहयोग और ज्ञान के भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त बना रही है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 10 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश में शहरी आधारभूत संरचनाओं के विकास में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंत्रालय के 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 2014 से 2024 तक पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र की योजनाओं में निवेश को 16 गुना बढ़ाकर 28,52,000 करोड़ से अधिक कर दिया है। इसमें शहरी निर्माण, आवास योजना, शहरी परिवहन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन सहित कई योजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ भारत शहरी के तहत 64 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। 93,600 वार्डों में कचरा संग्रहण किया जा रहा है। 78% कचरा प्रसंस्कृत हो रहा है। अमृत मिशन के तहत 96,000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। अमृत मिशन के तहत 1437 MLD गंदा पानी पुनः प्रयोग किया जा रहा है। 2005 के 14 तक जो बजट था उसमें किस प्रकार 16 गुना बजट उसके अंदर लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रदेशों की भी कंट्रीब्यूशन है और केंद्र की भी कंट्रीब्यूशन है, और पीपीपी मॉडल के ऊपर भी इसमें बहुत सा इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है, ताकि हम इस बजट के नाते से प्रदेशों में कठिनाई कोई ना आए
इस और भी हम हर एक स्कीम के अंदर और पार्टिसिपेटरी अथवा एक्सक्लूसिव सेंट्रल बजट इसके नाते से उनको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 89 लाख महिलाओं को घर का मालिकाना हक मिला है। 30 लाख झुग्गीवासियों को लाभ हुआ है। 917 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए शहर विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 67 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 94.3 लाख रुपए का लोन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके तहत 6 लाख घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही पीएम रेंटल हाउसिंग स्कीम का भी लाभ गरीब तबके को मिल रहा है। 8,000 करोड़ रुपया जो फाइनेंस कमीशन ने सैंक्शन किया हुआ है, उसमें सभी प्रदेशों ने जो डिमांड की है, 29 शहर उसके अंदर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब 29 शहरों में और आगे फर्दर 1,000 करोड़ रुपया प्रति शहर में मैदानी इलाके में है और 500 करोड़ रुपया जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ चूँकि एरिया छोटा होता है, शहर का साइज छोटा होता है, 500 करोड़ रुपया उनके लिए है। तो ये 9 शहर 9 के 10 भी हो सकते हैं। शहरी परिवहन की बात करें तो बीते 10 सालों में 23 शहरों में मेट्रो की पहुंच बढ़ी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और पिछले दशक में ग्रामीण भारत की साक्षरता दर में शानदार तेजी देखने को मिली है। महिलाओं की साक्षरता दर में भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता दर वर्ष 2011 में 67.77% से बढ़कर 2023-24 में 77.5% हो गई है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर इस दौरान 57.93% से बढ़कर 70.4% हो गई है। पुरुषों की साक्षरता दर में भी सुधार हुआ है, जो कि 77.15% से बढ़कर 84.7% हो गई है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सरकार द्वारा साक्षरता दर में सुधार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे उल्लास योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना से जुड़ा मोबाइल ऐप 26 यानी कि 26 भाषाओं में काम करता है। इसके तहत अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक रजिस्टर किया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग मूलभूत साक्षरता और न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट के लिए उपस्थित हो चुके हैं। उल्लास योजना के तहत महाराष्ट्र में भी तेज प्रगति देखने को मिली है। महाराष्ट्र में 10.87 लाख से अधिक शिक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं और 4 लाख शिक्षार्थी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट में शामिल हुए हैं। और दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ ने वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि पश्चिमी देशों के विकास मॉडल को उसी रूप में अपनाने की जगह भारत ने अपना विकास मॉडल विकसित किया है, जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को भी समाहित करती है। एक पार्ट में हब और स्पोक के रूप में सिलेबस लोकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए तैयार करके उसका स्केलिंग करने के लिए तय करा। दूसरा, जो फॉर्मल जॉब में आते हैं, फॉर्मल जॉब ईपीएफओ में कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो रजिस्ट्रेशन करने वाले एम्प्लॉइज को एक सैलरी 15,000 रुपीज। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने असम की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन किया। विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ असमिया लोगों ने 6 साल आंदोलन की थे, अहिंसा आंदोलन, बापूजी की जो नीति के आधारित। लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बहुत अत्याचार की, जिसके वजह से कई लोग मरे गए और कई लोग घायल हुए। तो इसलिए जिन लोगों ने आत्म बलिदान दी है असम आंदोलन में, जिसको हम कहते हैं जातीय शहीद, आज पहला शहीद खगेश्वर तालुकदार से लेकर जिन्होंने भी आत्म बलिदान दी है, सभी शहीदों को मैं भक्ति भावनाओं से नमन करता हूं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।